ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही अच्छी येट ड्राउनी मूवी को एक्सप्लेन जिसका नाम है पेंडोरा। और ये मूवी एक्चुअली रियल लाइफ घटना जापान के फुकुशिमा मेल्टडाउन से इंस्पायर्ड है जो कि 2011 में हुई थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो कि बात कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। और यही सारे बच्चे इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स बनेंगे बड़े होने के बाद। और अगर आप भी नहीं जानते कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है तो मैं बता दूं कि ये सिंपल सी स्टीमिंग सिस्टम मॉडल पर काम करती है, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूजन करवाया जाता है जिसके हीट के जरिए स्टीम जनरेट होती है और उसी स्टीम को यूज किया जाता है टरबाइन्स को घुमाने में, जिसके जरिए बिजली पैदा होती है एज ए लास्ट आउटपुट। बट ये जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि अगर ये रिएक्टर्स डैमेज हुए तो रेडिएशन की वजह से अनगिनत लोगों की मौत होगी और जो लोग बच गए वो लोग हर दिन मरेंगे रेडिएशन की वजह से। और इसी की डर की वजह से कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन प्लांट्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि वो 40 साल से भी ज्यादा पुराने होते हैं। पर इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और उल्टा इन्हें ये कहा जाता है कि तुम सब भी तो बिजली का इस्तेमाल करते हो अपने घरों में। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एक ढाबे की तरफ जहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से इस कैरेक्टर का नाम होता है जय, जो कि काम करता है सेम उसी पावर प्लांट में। इनफैक्ट ये सभी लोग वही बच्चे होते हैं जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था और ये सभी सेम उसी पावर प्लांट में काम करते हैं एज ए वर्कर। और ये लेडी होती है जय की लवर जो कि उसे बचपन से पसंद करती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सेम उसी प्लांट के अंदर जहाँ पर हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस प्लांट के बारे में, जैसे कि वो प्लांट कैसे काम करता है और कितनी बिजली पैदा कर सकता है और ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें। और इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर देता है जय और कहता है कि उस प्लांट के बनने से पहले भले ही उनके गांव में बिजली नहीं थी बट ये जगह लोगों से भरी रहती थी। यहाँ पर बाजार लगा करता था, फॉरेनर्स घूमने आते थे यहाँ पर। और उस प्लांट के बनने के बाद फॉरेनर्स तो छोड़ो, समुद्र में मछलियाँ भी नहीं मिलती। और ये सारी बातें हमें उस प्लांट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताती हैं, जैसे कि समुद्र से मछलियों का गायब होना जो कि शायद रेडिएशन की वजह से हुआ हो और मे भी सेम ही डर से फॉरेनर्स भी वहाँ पर आना बंद कर दिए हो। और इसलिए ये भी इस जगह से निकलकर अमेरिका जाने की बात करता है कि वो एक बोट में काम करेगा एज ए टेक्नीशियन। और उसकी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होती है यून जो कि उसकी लवर होती है और उसे नाराज होते हुए कहती है कि अगर वो यहाँ से गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहीं उस प्लांट की यूनिट 1 रिएक्टर में कुछ गड़बड़ी होती है जिसकी बात कर रहे होते हैं ये दोनों, स्पेशली ये ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ पर्सन जो कि डायरेक्टर एंड चीफ होता है इस जगह का और काफी परेशान होता है इस बात से कि बिना प्रॉपर जांच के ही उस रिएक्टर को शुरू कर दिया गया है और अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो कोई भी उसे संभाल नहीं पाएगा। और इसलिए इसने रिपोर्ट भेजी होती है प्रेसिडेंट को और वो भी ठीक उसी के वाइफ के हाथों, ताकि वो रिपोर्ट सेफली प्रेसिडेंट तक पहुंच जाए। और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है इस इश्यू पर बात करने, जो कि प्रेसिडेंट भवन में आते ही कुछ ऑफिसर्स पर भड़क जाता है कि वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट तक पहुंची कैसे, जो कि इससे बताते हैं कि उन्होंने उस पर्सन को काम से निकाल दिया है और अब वो उनके लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। और इसके अंदर जाते ही प्रेसिडेंट इससे ये सारी बातें पूछता है और स्पेशली इसे पावर प्लांट्स के बारे में पूछता है कि जो नए रूल्स उसने बनाए हैं पावर प्लांट्स के रिगार्डिंग वो कितनी ज्यादा सेफ है। दरअसल सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है कि ये प्राइम मिनिस्टर अपने देश को ऊर्जा का भंडार देना चाहता है ताकि सभी को 24 घंटे बिजली मिल सके, यहाँ तक कि वो उसे एक्सपोर्ट भी कर सके। और ठीक ऐसा करने के लिए इन्हें चाहिए होते हैं पावर प्लांट, जिसके लिए इसे संसद में नए रूल्स पास करवाए होते हैं और वो भी प्रेसिडेंट की सलाह लिए बिना। और ये प्रेसिडेंट इसकी क्लास इसी बात को लेकर लगा रहा होता है कि वो हर जगह पर नए प्लांट्स नहीं बना सकते और बिना उसकी मंजूरी की उसने ये सब कुछ किया कैसे, यहाँ तक कि ये अपना वीटो पावर भी यूज करने की बात करता है उसके नए रूल्स के अगेंस्ट, क्योंकि इसके लिए देश के लोगों की जान सबसे इम्पोर्टेंट होती है, न कि वो पावर प्लांट्स, जिसके लिए ये पीएम भी कहता है कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए यही एक रास्ता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है सेम उसी पावर प्लांट की तरफ जहाँ पर पियोंग स्यूक नाम के इस पर्सन की ट्रांसफर कर दी जाती है किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि इसने जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजी होती है वो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और उसी बात का बदला इससे लिया जा रहा होता है इसका ट्रांसफर करके। और एक इमेच्योर पर्सन को इस पावर प्लांट का हेड बना दिया जाता है जिसे कुछ भी पता नहीं होता इन सब के बारे में। बट इसके जाने से पहले ही एक हादसा होता है और ठीक उसी जगह पर आती है एक अर्थक्वेक जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सभी तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स को और साथ ही उस पावर प्लांट को भी, जिसमें से यूनिट 1 के न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग चेंबर में थोड़ी
सी दरार आ जाती है और अगर उस दरार को जल्दी से रिपेयर नहीं किया गया तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। और इस तरह की सिचुएशन में मोस्टली न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि फ्यूजन के प्रोसेस को रोका जा सके, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर एक भट्टी की तरह होती है जिसकी आग कभी खत्म ही नहीं होती और इसलिए उसके टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए कूलेंट डाला जाता है और उसी कूलेंट के टैंक में दरार होती है यहाँ पर। और जब उसमें लीकेज होना शुरू होती है तो इन सब की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है क्योंकि रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और इसलिए उसे रिपेयर करने के लिए एक टीम को भेजा जाता है जो कि उसे रिपेयर करने के लिए गैस टॉर्च का यूज करती है, जिससे टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है पाइप्स के अंदर, जिससे प्रेशर की वजह से पाइप्स फट जाती है और एक पर्सन की मौत हो जाती है यहाँ पर। और जैसे ही इमरजेंसी अलार्म को बजाया जाता है तो सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। स्पेशली जय तो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि ऐसे ही एक्सीडेंट में उसके डैड और भाई की मौत हुई थी और सेम ही चीज एक बार फिर से रिपीट हो रही होती है यहाँ पर। तो वही प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं बताया जाता इस एक्सीडेंट के बारे में और जब बाद में उसे पता चलती है कि एक पर्सन की मौत हो गई है तो वो काफी गुस्सा करता है इन सब पर, जिससे एक मेंबर कोड ब्लू का यूज करने की बात करता है ताकि वो लोग आसपास के निवासियों को वहाँ से निकाल सके। बट प्राइम मिनिस्टर मना कर देता है कि वो लोग सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और अगर सबको इस बारे में इन्फॉर्म किया गया तो सभी लोग डरकर भागने लगेंगे पिछली बार की तरह। तो वही रिएक्टर का टेम्परेचर बस बढ़ता ही जा रहा होता है, इसलिए उसे रोकने की सारी तैयारी की जा रही होती है पूरी जोरों शोरों के साथ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि सभी वर्कर्स डरकर भाग रहे होते हैं जिससे इनके ऑर्डर्स को कोई भी नहीं मानता, इसलिए ये भी उन्हें रोकने के लिए सारे गेट्स को बंद कर देते हैं और एक आदमी उन्हें समझाने के लिए अंदर जाता है जिसकी कोई भी नहीं सुनता वहाँ पर। तो वही सेफ्टी के लिए इवैक्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर दी जाती है बट उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता इस बारे में और वो लोग ज्यादा दूर भी नहीं जा पाते ट्रैफिक की वजह से। और टेम्परेचर जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्योंगसो किसी के भी ऑर्डर्स का वेट नहीं करता और सारे वैल्व्स को ओपन करने की ऑर्डर दे देता है ताकि प्रेशर को कम करा जा सके, जिससे ये लोग 2 सेफ्टी वैल्व्स को तो ओपन कर लेते हैं बट तीसरा वाला जैम हो जाता है, इसलिए ये उसे मैनुअली ओपन करने के लिए भागते हैं सीधा उसी जगह पर। तो वही टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा होता है हर एक मिनट। और इससे पहले ये सेफ्टी वैल्व को ओपन कर पाते ठीक यहीं पर फटता है वो प्लांट और वो भी इतने धमाकेदार कि कंक्रीट की वॉल्स कई किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। पूरी की पूरी तबाही वाली सीन होती है यहाँ पर। तो वहीं इससे भी खतरनाक मंजर होता है उस प्लांट के अंदर का जहाँ पर कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और इन सारी घटना के बाद तो ये सब सुन से हो जाते हैं। स्पेशली प्रेसिडेंट काफी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो ये सब रोक सकता था अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी बात मानता। और अब भी ये पीएम काफी अजीब सी बात करता है और कहता है कि 10 किलोमीटर के अंदर के जितने भी लोग हैं उन सबको वहाँ से बाहर न आने दिया जाए और ये कॉल्स और इंटरनेट को भी बंद करने की बात करता है ताकि न्यूज में ये बात लीक न हो। और सफाई देते हुए कहता है कि 20 किलोमीटर के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और अगर रेडिएशन का असर उन सब पर हुआ तो सब लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह रोड पर अधमरे भटक रहे होंगे। और एक तरह से ये इस हादसे के लिए सबको कोसता है कि अगर उस हादसे से पहले ही कुछ किया जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और इन सब के बाद तो इन्हें मीडिया में सब कुछ बताना ही पड़ता है बट ये पूरी तरह से सच नहीं बताते और साथ ही इन्हें भी कुछ भी नहीं बताया जाता उस ब्लास्ट के बारे में और एक स्टेडियम के अंदर इन्हें रुकने के लिए कहा जाता है बट यून इनकी बात नहीं मानती और यहाँ से निकलकर सीधा उसी प्लांट के पास जाती है जहाँ का हाल देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और साथ ही ये लोग भी अंदर जाने से डर रहे होते हैं रेडिएशन की वजह से जो कि 300 के लेवल को भी क्रॉस कर चुकी होती है। और कुछ देर बाद जब जय वहाँ से बाहर आता है तो वो इन सब से रिक्वेस्ट करता है उसके साथियों को बचाने के लिए जो कि डर की वजह से अंदर नहीं जाते। और यून जब उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है तो जय उसके साथ नहीं जाता और यहाँ से वो उसे जाने के लिए कहता है कि वो उसकी फैमिली को कहीं पर दूर लेकर चली जाए और वो एक बार फिर से प्लांट के अंदर चले जाता है अपने दोस्तों को बचाने। और जब ये लोग उसे बिना सूट पहने अंदर जाते हुए देखते हैं तो ये भी अपने डर का त्याग करते हैं और आगे बढ़ते हैं उस रिएक्टर को पानी से शांत करने। और सीन जब यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होती है तो हमें एक भयानक सीन देखने को मिलती है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी लोग उस प्लांट के अंदर होते हैं वो सब के सब रेडिएशन का शिकार हुए होते हैं और वो रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि वो इन सब की चमड़ी जला देती है, हड्डियों को पिघला देती है और ऑर्गन्स का क्या हुआ होगा ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहता। तो वही यून जब वापस जाकर अपने सीनियर को इस बारे में इन्फॉर्म करती है तो वो इसकी बात मानने से ही मना कर देता है, इसलिए वो इसे मनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती और अंदर जाकर सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है, नहीं तो वो लोग रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे।
जो कि जब यहाँ से निकलकर बाहर भागने लगते हैं एग्जिट की तरफ, तो वो लोग सारे एग्जिट्स को लॉक कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ से बाहर निकले, और सिर्फ सच को छुपाने के लिए वो लोग इतने सारे लोगों की जान से खेलते हैं। तो वही प्लांट में जय कुछ लोगों को बाहर लेकर आता है, जो कि जब फिर से अंदर जाने लगता है तो ये बेहोश होकर गिर जाता है रेडिएशन की वजह से, जिससे रेस्क्यू टीम फाइनली अंदर जाने लगती है बाकियों को बचाने। तो वही फायर ब्रिगेड यहाँ से वापस जाने लगती है क्योंकि इनके सारे टैंक्स खाली हो चुके होते हैं अब तक। इसलिए प्योंग सुक अंदर जाकर भड़कता है उनके हेड पर कि वो लोग समुद्र के पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, जो कि इशारा करता है इस पर्सन की तरफ जो कि उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। और इसके ऐसा करने का रीजन होता है कि समुद्र के पानी से वो रिएक्टर डैमेज हो जाएगा और ये नहीं चाहता कि हजारों करोड़ों रुपए का वो रिएक्टर खराब हो जाए। और इस अकल के अंधे को ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि अगर वो रिएक्टर फटा तो कोई भी पावर प्लांट नहीं बचेगा और ना ही उसका यूज करने वाला। और ये प्राइम मिनिस्टर इतना सेल्फिश होता है कि वो प्रेसिडेंट को कुछ बताता भी नहीं। बट इन सब की बारी आती है जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये बात पता चल जाती है, जो कि सभी देशों को इन्फॉर्म कर देती है इस बारे में, और सभी देश अपने सिटीजन्स को वहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं फॉर देयर सेफ्टी। बट इनकी ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। जिस प्लांट में ये ब्लास्ट हुआ होता है ठीक वहीं पर 400 टन फ्यूल रॉड्स को रखा गया होता है पानी के अंदर, जो कि पिछली ब्लास्ट की वजह से लीक हो रही होती है। और ये फ्यूल रॉड की वजह से ही न्यूक्लियर रिएक्टर चलती है, और अगर पानी का लेवल कम हुआ तो इतना खतरनाक रेडिएशन निकलेगा कि एटम बॉम्ब भी फीका पड़ जाएगा उसके सामने। और सरप्राइजिंग बात तो ये होती है कि सारे सेफ्टी मेजर्स को साइड में रखते हुए ये सारा काम किया गया होता है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं बताया गया होता। और जैसे ही सभी लोग भागने लगते हैं यहाँ से, तो ये सभी गेट को तोड़ने लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए। कम्प्लीटली पैनिक वाला सिचुएशन होता है यहाँ पर, और एक तरह से पूरे देश के लोग ही भागने लगते हैं बचने के लिए। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी थी तो वहाँ पर कैसा सिचुएशन रहा होगा। और रही बात इस मूवी की, तो यहाँ पर तो डॉक्टर्स भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं इस देश से, और बच जाती है तो सिर्फ ये नर्स जो कि अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रही होती है इन सब की जान बचाने के लिए। और सारा सिचुएशन अपने हाथ से जाता हुआ देखकर इस प्रेसिडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए वो अपनी वाइफ को देश छोड़ने के लिए कहता है कि वो उसके बच्चे के साथ यहाँ से निकल जाए, बट वो मना कर देती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, और उसे एहसास दिलाती है कि वो इस देश का प्रेसिडेंट है और वो इतनी आसानी से कमजोर नहीं पड़ेगा। और इसलिए ये प्रेसिडेंट कॉल लगाता है प्योंग सुक को और उससे पूछता है कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट से सी वाटर को यूज करने की बात करता है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही प्रेसिडेंट अब सख्त रवैया अपनाता है हर एक मेंबर के खिलाफ, यहाँ तक कि ये पीएम की भी नहीं सुनता और सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करने की आदेश देता है ताकि कोई और हादसा ना हो। और ऑर्डर्स के मिलते ही ये सब सी वाटर का यूज करने लगते हैं, जिससे रेडिएशन थोड़ा सा कम हो जाता है। और एक पर्सन को प्लांट के अंदर भेजा जाता है ताकि वो फ्यूल रॉड के लीकेज वाली बात को कंफर्म कर सके, जिसे प्योंग सुक सबको बताता है कि वहाँ पर 4 मीटर लंबी क्रैक है जिससे पानी बाहर निकल रहा है, और अगर जल्दी से उसे रिपेयर नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर। बट प्रॉब्लम यहाँ पर होती है रेडिएशन की, जिस लेवल की रेडिएशन वहाँ पर होती है सिर्फ 10 मिनट में ही लोग मर जाएंगे, और उस जगह को रिपेयर करने के लिए इन्हें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो कि अपनी जान को दांव पर लगाकर ये काम करें, क्योंकि उस सीलिंग को रिपेयर करने का यही एकमात्र रास्ता होता है इनके पास। इसलिए ये प्रेसिडेंट अपने देशवासियों को संबोधित करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताकर उनसे हेल्प मांगता है ताकि वो लोग अपने देश को बचाने के लिए आगे आए। और ये सारी बातें सुनकर जय एक तरह से तंज कसता है उस प्रेसिडेंट पर कि गलतियां वो लोग करे और भरपाई हमसे करवाए, हम लोग क्यों उनके लिए जान दे, हमें भी जिंदा रहने का अधिकार है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें करता है जो कि एक तरह से सही भी लगती है। बट एंड में यही कहता है कि हमें उस रिएक्टर को रिपेयर करना होगा ताकि एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली जिंदा रहे। और इसकी बात को सब लोग मानते हैं और अपनी फैमिली के लिए ये सब लोग फिर से वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है इस प्रेसिडेंट को। और उस प्लान में वापस जाने से पहले ये एक लास्ट बार कॉल लगाता है यून को, जो कि उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहाँ पर ना जाए क्योंकि वहाँ पर जाने का मतलब होता है मौत। और जब ये फिर भी उसकी बात नहीं मानता तो वो उसकी फोन काट देती है और इन सब को गाड़ी में भरकर फिर से उसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर रास्ते में जय अपने बचपन को याद करने लगता है जब वो अपने दोस्तों के साथ उन गलियों में खेला करता था। और जब ये उस प्लांट के अंदर जाते हैं तो उन सब की लाइव फुटेज देख रहा होता है ये प्रेसिडेंट, और इन सब का प्लान होता है कि 5-5 मिनट के लिए हर टीम को वहाँ पर रुकने दिया जाए ताकि किसी भी टीम पर ज्यादा रेडिएशन का असर न हो। और ये उस क्रैक को रिपेयर करने के लिए इंस्टेंट सॉलिड फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दरार को रिपेयर किया जा सके, जिससे एक वक्त के लिए
लगता है कि ये वक्त रहते सारा काम फिनिश कर लेंगे, बट उस क्रैक का साइज और भी बढ़ जाता है और उसे रिपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर, जिससे ये सभी लोग एक तरह से हार मानकर बैठ जाते हैं कि इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जिससे ठीक यहीं पर जय एक सुझाव देता है कि अगर वो उस पूरे कमरे को ही एक टैंक की तरह यूज करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम उस दरवाजे को ही सील कर दें और उसे एक टैंक की तरह यूज करें तो हम सारे फ्यूल रॉड्स को वहीं पर गिरा सकते हैं इस नए टैंक में। और यही सारी बातें प्रेसिडेंट को बताई जाती है और साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि इन सब में एटलीस्ट 1% की मौत होगी जो कि उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करेगा। और इस पूरी टीम में सिर्फ 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकते हैं, जिनमें से पहला पर्सन होता है जय और दूसरा पर्सन होता है उसका फ्रेंड, जिसे जय यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि एटलीस्ट वो सेफ रहे। और यहाँ पर हमें इस मूवी की सबसे इमोशनल सीन देखने को मिलती है, जहाँ पर एक तरफ ये सभी लोग दरवाजे को बाहर से सील कर रहे होते हैं तो वही रेडिएशन की वजह से जय की बुरी हालत हो रही होती है और इसलिए वो एक लास्ट बार अपने पेरेंट्स को कॉल करने को ट्राई करता है, बट यहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता और इसलिए ये अपने हेलमेट में लगे कैमरा के जरिए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो लोग उसके फुटेज को उसके पेरेंट्स को दिखा सके। और ये पार्ट इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि पूरा का पूरा देश रो पड़ता है उसकी बातें सुनकर, यहाँ तक कि तो मैं भी रो पड़ा था ये सीन देखकर। और कुछ देर बाद जब दर्द की वजह से इसकी हालत और भी खराब होती है तो इसके हाथ से हेलमेट छूट जाता है और इसलिए ये अपने साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि एक्सप्लोजन के कारण कुछ भी गड़बड़ ना हो यहाँ पर। और सबके जाने के बाद जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो जय की मौत हो जाती है इन सब में, बट वो सबको रेडिएशन से बचाने में कामयाब हो जाता है। और उसके मरने के बाद चीफ प्रेसिडेंट को जय का पूरा नाम बताता है कि उसका नाम कांग जय ह्यूक था, ताकि वो इस देश के लिए मरने वाले इंसान का नाम कभी भी भुला न सके। और कुछ टाइम बाद उन सभी लोगों की मौत हो जाती है रेडिएशन के कारण और अनगिनत लोगों की ड्रीम्स कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती। और ये मूवी एक तरह से गवर्नमेंट को वार्न करने के लिए बनाई गई है, जो कि स्पेशली इंस्पायर्ड है जापान के फुकुशिमा डिजास्टर से, जहां पर 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इवैक्यूएशन के दौरान। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।